करती हूँ। रात के 10 बज रहे हैं, आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। इस समय की बहुत बड़ी खबर से हम शुरुआत कर रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या सरकार गिराने के लिए एक नई रणनीति पर विचार हो रहा है, क्योंकि ये खबर आ रही है कि महाविकास आघाड़ी का ही सपोर्ट करने वाली, समर्थन करने वाली कोई बहुत छोटी पार्टी ये प्रस्ताव रख सकती है कि फ्लोर टेस्ट किया जाए वहां पर। न तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह मांग की जाएगी और न ही बागी गुट के विधायकों की तरफ से यह मांग की जाएगी, बल्कि एक तीसरी पार्टी की तरफ से, एक अलग किरदार की तरफ से यह मांग की जा सकती है। और ज्यादा जानकारी के साथ इस समय मुनीश पांडे जुड़ रहे हैं सीधा मुंबई से। बताएं मुनीश। देखिए श्वेता, हमारी कुछ बातचीत हुई है सूत्रों से और सूत्रों का ये कहना है कि बीजेपी इस मामले में काफी एक्टिव हो गई है और बीजेपी ने ये साफ कर दिया है कि वो राज्यपाल के पास में नहीं जाएंगे कि फ्लोर टेस्ट कराना है। और फ्लोर टेस्ट कराने की जिम्मेदारी हो सकता है कि इस वक्त की जो सरकार है उसकी किसी एक छोटी पार्टी, जिसके 1-2 एमएलए हो सकते हैं, वो पार्टी का कोई एक एमएलए जाएगा, एक नेता जाएगा और वहां पर वो गवर्नर के सामने बोलेगा कि इस वक्त जो सरकार है वो अल्पमत में है, इसके लिए फ्लोर टेस्ट कराना जरूरी है। उसको लेकर जो राज्यपाल हैं, हो सकता है कि वो सीधा घोषणा कर दें कि अब जो सरकार है उसको बहुमत पूर्ण करना पड़ेगा, जिसके लिए फ्लोर टेस्ट की जरूरत है। दूसरा जो स्ट्रेटजी है वो इस बात को लेकर है कि गवर्नर जो कि इस वक्त वाकिफ है कि इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है, उनके पास में एमएलएस के लेटर आ चुके हैं और राज्यपाल ने खुद जो होम सेक्रेटरी हैं देश के, उनको लेटर लिखा हुआ है, डीजीपी को लेटर लिखा हुआ है और उस लेटर में भी उन्होंने लिखा हुआ था कि जो 40 बागी एमएलएस हैं उनको सिक्योरिटी देना चाहिए। यानी कि उनको भी पता है कि शिवसेना के 40 एमएलए जो हैं वो गुवाहाटी में मौजूद हैं, यानी कि बागी एमएलए बन चुके हैं। तो उसको लेकर भी अगर फ्लोर टेस्ट की नौबत आती है तो ये बागी विधायकों को मुंबई जाना पड़ेगा गुवाहाटी छोड़कर। जी बिल्कुल, देखिए फ्लोर टेस्ट के वजूद तो के समय हर एक एमएलए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसको मौजूद रहना जरूरी होगा असेंबली में। और इस बात को लेकर बीजेपी ने जितने भी उसके एमएलए हैं सबको एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, डायरेक्शन दिया हुआ है कि कोई भी मुंबई या उसके आसपास का जो शहर है उसे छोड़कर न जाए, कोई छुट्टी पर न जाए और सारे एमएलए मुंबई में रहें, ताकि अगर फ्लोर टेस्ट की जरूरत पड़ती है तो वो तुरंत का तुरंत असेंबली में पहुंचे और उसके बाद फ्लोर टेस्ट में वो कोशिश करें कि सरकार को पहले तो गिराया जाए और उसके बाद आगे सरकार बनाई जाए, और बनाई भी जाए तो वो शिवसेना के साथ। बड़ी खबर इस समय की कि हो सकता है पर्दे के पीछे रहते हुए सारा खेला वहां पर हो जाए महाराष्ट्र में और एक कोई तीसरा किरदार ही फ्लोर टेस्ट की मांग कर ले। मुनीश पांडे, ये जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। जहां गुवाहाटी से लेकर मुंबई तक, मुंबई की चौपाटी तक राजनीति की जो दस्तक दी जा रही है, उसमें चौपाटी का अर्थ भी जरा समझ लीजिए। समुंदर के चारों ओर की जमीन को ही चौपाटी कहते हैं। दरअसल ये चारों ओर एक समतल जमीन, अब समतल तो पता नहीं क्योंकि राजनीति की राहें तो हमेशा रफ्तीली रही हैं, लेकिन हाँ, मुंबई के समुंदर की तरह ही ज्वार और भाटा जो है वो उठता रहता है इसमें। अब सुप्रीम कोर्ट से शिंदे गुट के विधायकों को 11 जुलाई तक का समय मिला है, लेकिन देखना यह है कि 11 जुलाई तक वो यही गुवाहाटी में रहते हैं या फिर मुंबई की चौपाटी जाते हैं और वहां की सियासी चौपाटी में जाकर उद्धव ठाकरे के सियासी गेम को चौपट करना चाहते हैं। आइए चौपाटी में, गुवाहाटी में क्या है, चौपाटी में आइए ना। मुंबई में तो आना पड़ेगा ना। आज आप काल कभी न कभी तो ये क्रिया प्रक्रिया होने वाली है ना। आप सीधी की नोटिस भेज दीजिए या मेरी गर्दन उड़ा दो। मैं गुवाहाटी से रास्ते से नहीं। अरे कब तक छुपोगे गुवाहाटी में, सबको आना होगा मुंबई के चौपाटी में। मुंबई में आए तो यहाँ का माहौल, यहाँ की हवा, यहाँ का पानी, सब कुछ अलग है। शिवसेना जिंदाबाद।
जून के महीने में मानसून मुंबई तक दस्तक देने लगता है। तापमान 25 डिग्री से 32 डिग्री के बीच रहता है। ये तस्वीरें मुंबई में समंदर किनारे चौपाटी की हैं। चौपाटी यानी समंदर के किनारे की समतल जमीन। अभी की राजनीति में इसी चौपाटी का जिक्र सबसे ज्यादा होने लगा। वजह सत्ता का सूरज कहीं यहीं से डूब ना जाए। वो सत्ता जिसका केंद्र बिंदु मुंबई का मातोश्री भवन है, ठाकरे परिवार है, शिवसेना है, जिसकी रक्षा के लिए संजय राउत कहते हैं, कब तक छुपोगे गुवाहाटी में, कब तो आना होगा मुंबई के चौपाटी में। यावंच लागेल मुंबईच्या चौपाटीवर तुम्हाला। व्हॉट इज गुवाहाटी। ये बात भले हंसते हुए संजय राउत मुंबई से कहें, ये राजनीतिक ललकार है। ललकार उन बागी विधायकों के लिए जो गुवाहाटी के होटल में 22 जून से बैठे हुए हैं। ये ललकार उन्हें गुवाहाटी से 2000 किलोमीटर दूर मुंबई बुलाने की, जिसके लिए कहा गया, कब तक छुपोगे गुवाहाटी में, कभी तो आना होगा मुंबई की चौपाटी में। मुंबई में तो आना पड़ेगा ना, वहां बैठकर क्या हमको सलाह और मार्गदर्शन कर दो। शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक, हमारे एक इशारा का इंतजार है बस। गुवाहाटी से चौपाटी वाली मुंबई तक विधायकों को बुलाने में इसी इशारे के इंतजार की भाषा और तरीके की गूंज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। क्यों पहुंची? वजह संजय राउत के ट्वीट से पहले समझिए। शेर, शायरी, कविता, डायलॉग के सहारे शिवसेना की सियासत करने वाले संजय राउत ने अपने ट्वीट में महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर की तस्वीर लगाकर लिखा था, कब तक छिपोगे गुवाहाटी में, आना ही पड़ेगा चौपाटी में। आइए चौपाटी में। गुवाहाटी में क्या है, चौपाटी में आइए ना। विधान भवन के सामने ही चौपाटी है, आइए चौपाटी में, यहाँ भी मजा करेंगे। चौपाटी बुलाने का अर्थ संजय राउत का ये रहा है कि गुवाहाटी के होटल में बैठे बगावत किए हुए शिवसेना के 39 विधायक मुंबई लौट कर तो आए। गुवाहाटी से चौपाटी का राजनीतिक अर्थ ये है कि विधायकों को अपनी योग्यता पर लटकती तलवार के लिए तो चौपाटी यानी मुंबई ही आना पड़ेगा। गुवाहाटी से चौपाटी का एक अर्थ ये भी कि गुवाहाटी में कब तक छिप सकते हैं, सियासत चौपाटी यानी मुंबई, महाराष्ट्र में ही तो करनी है। इसीलिए 22 जून की सुबह से गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में ठहरे अपने पार्टी के बागी विधायकों को मुंबई की आबोहवा में आने का चुनौती रूपी निमंत्रण दिया जाता है। जब मुंबई में आने की वो कोशिश करेंगे तो उनसे ठीक डायलॉग हो सकता है हमारा। अभी तो 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए हमें मैसेज मिलता है कि हमको बात करना है, हमको यहाँ से छुड़ा दो। मुंबई में आएंगे तो यहाँ का माहौल, यहाँ की हवा, यहाँ का पानी, सब कुछ अलग है। हवा पानी में गुवाहाटी और मुंबई में बड़ा फर्क है। गुवाहाटी असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा शहर है, मुंबई समंदर के किनारे का महानगर। मुंबई भारी बारिश की वजह से जुलाई और अगस्त के महीने में डूबती है। असम के कई शहरों में अभी ही बाढ़ आई हुई है। आपके पास 50 एमएलए की ताकत है, विधायकों की ताकत है, तो अब गुवाहाटी में क्यों बैठे हो? वहां तो महाप्रलय आया है, बाढ़ आया है, लाशें तैर रही है, 120 लोग वहां मर चुके हैं, आपके आसपास ही पूरा बाढ़ है। आप क्यों बैठे हो यहाँ? वहां आप आइए महाराष्ट्र में, 50 का आपके पास आंकड़ा है, तो आपको आने से किसने रोका है? आप या तुम्हें इकड़े आइए। आप घर को चौपट करके चौपाटी पे चिल्ला रहे हैं। अब घर बच नहीं रहा है, मोहल्ले में शोर मचा रहे हैं, चौपाटी भी शोर मचा रहे हैं कि बचाओ बचाओ बचाओ। और वही एक है ना कि अपनों पे जुल्म, गैरों पे करम, और गैरों के भरोसे ये टिके हुए हैं कि हमारी सरकार कितने दिन बचेगी। तो मुझे लगता है पहले घर बचाना चाहिए, फिर चौपाटी में शोर मचाना चाहिए। सर, लेकिन इस तरह की लैंग्वेज यूज करना बिल्कुल ठीक नहीं है। ये जो है वो हताशा का प्रतीक है, और इस बात का प्रतीक है कि अपने ही चुने हुए प्रतिनिधियों के बारे में उनकी क्या सोच। अपने ही घर के बागियों से अपनी पार्टी की सत्ता बचाने के लिए डिप्टी स्पीकर के रास्ते गुवाहाटी से चौपाटी बुलाने वाली ये लाइन संजय राउत इसीलिए लिखते हैं। वजह ये कि शिवसेना ने डिप्टी स्पीकर से 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करने वाली मांग की थी। महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर ने बागियों को 27 जून तक नोटिस का जवाब देने वाली डेडलाइन तय की थी। इसी नोटिस के खिलाफ बागी विधायक सुप्रीम कोर्ट गए, जहां अदालत ने 11 जुलाई तक फिलहाल
बागी विधायकों की योग्यता के खतरे पर संजीवनी देकर रोक लगा दी। मौत आज आप टाल सकते हो, कभी न कभी तो ये क्रिया प्रक्रिया होने वाली है ना। जो 12 एमएलए है जिसके ऊपर ये तलवार लटकी है डिस्क्वालिफिकेशन की, वो हटेगी नहीं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। डिप्टी स्पीकर को अपना जवाब 5 दिन के भीतर अब अदालत में पेश करना है। फिलहाल 11 जुलाई तक गुवाहाटी में बैठे शिंदे गुट के बागियों के पास योग्यता की बूस्टर डोज है। वजह यह कि गुवाहाटी के होटल में हफ्ते भर से बैठे विधायकों ने चौपाटी यानी मुंबई में विधानसभा के डिप्टी स्पीकर की योग्यता पर ही सवाल उठाया है। अदालत में शिंदे गुट के वकील नीरज किशन कौल ने दलील रखी है। कहा है कि हमें सिर्फ 24 घंटे का वक्त क्यों दिया गया, डिप्टी स्पीकर इतनी हड़बड़ी में क्यों दिखे। तब जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि आप विधायकों ने अपनी आपत्ति सीधे डिप्टी स्पीकर के सामने क्यों नहीं उठाई। बागी विधायकों की तरफ से वकील ने तब तर्क दिया कि जब तक डिप्टी स्पीकर को हटाने का विश्वास प्रस्ताव जो शिंदे गुट के विधायकों ने दे रखा है उस पर फैसला नहीं हो सकता, तब तक डिप्टी स्पीकर के सामने जाकर क्या कहेंगे। दलील ये भी दी गई कि सदस्यों की योग्यता तय करने के लिए डिप्टी स्पीकर के पास सभी सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। डिप्टी स्पीकर खुद अविश्वास के दायरे में है, तो कैसे किसी दूसरे के विश्वास अविश्वास का फैसला कर सकते हैं। जो शिंदे गट का कहना था कि डिप्टी स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र असेंबली के खिलाफ हमने नो कॉन्फिडेंस लाए और इसलिए इस पे हमें वो डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते, लेकिन जहां तक डिप्टी स्पीकर यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये कहना था कि 12 सदस्यों को हमने मेंबर्स को हमने डिस्क्वालीफाई कर दिया, उनको नोटिस हमने इशू कर दिए और उन नोटिस का जवाब उन्होंने 2 दिन के अंदर मांगा था। सुप्रीम कोर्ट के आज सुनवाई में किसी को रिलीफ तो मेरे ख्याल से नहीं मिला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है कि 11 तारीख तक वो रिप्लाई डिप्टी स्पीकर को दे सकते हैं। लेकिन जहां तक काउंटर एलिगेशंस थे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से और 12 विधायकों की तरफ से, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो डिप्टी स्पीकर है और शिवसेना के जो प्रतोद है उनको हलफनामा कोर्ट में दर्ज करने के लिए क्या। कानूनी लड़ाई है, दांव पेच होते रहते हैं, दोनों तरफ से होंगे, लेकिन पब्लिक राय, पब्लिक सेंटिमेंट महाराष्ट्र की बहुत अलग है। आप कोर्ट में जाएंगे, आप कानूनी दांव पेच करेंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र की जनता उनको माफ नहीं करेगी। तो ठीक है, कोर्ट से जो निर्णय लेना है। अभी 11 तारीख तक तो लंबा खींच गया मामला, तो 11 तारीख तक तो कोई विश्वास मत का रेजोल्यूशन नहीं आ सकता है उसमें, तो तब तक ये लोग गुवाहाटी में रहेंगे, मुझे मालूम नहीं कहाँ रहेंगे। और सुरक्षा तो पूरी है उनको सरकार की, अभी केंद्र ने भी दी है। कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा नहीं है, लेकिन उनको सुरक्षा है। न्यायालय में जाते हो तो ये चलता रहेगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वो चलता रहेगा। क्या वाकई तारीख पर तारीख की महाराष्ट्र की राजनीति में अब चलता रहेगा? आखिर गुवाहाटी में बैठे बाकी विधायक कब चौपाटी यानी मुंबई लौटेंगे? इस सवाल का जवाब अगली रिपोर्ट में तलाशा जाएगा। मुंबई में अधिकतर लोग जो घूमने जाते हैं वो चौपाटी जरूर जाते हैं, और यहाँ गुवाहाटी में तो खैर घूमने की काफी सारी जगह हैं, प्राकृतिक जगह हैं, खूबसूरत जगह हैं, लेकिन बगावत की टिकट पर जो सियासी पर्यटन चल रहा है उसकी बात करते हुए सब ये सोचते हैं कि आगे क्या होगा। आखिर कितने दिन शिंदे गुट के विधायक यहाँ पर रहेंगे, और जब यहाँ से लौटेंगे तो उसमें रोल किसका होगा? एकनाथ शिंदे का, या फिर बीजेपी का, या फिर राज्यपाल के पास इसका जवाब? गुवाहाटी के होटल में बैठे विधायक आखिर कब तक चौपाटी यानी मुंबई लौटेंगे? इस सवाल का जवाब आप खोजें उससे पहले देखिए कब से होटल के कमरों में ही महाराष्ट्र के विधायक हैं, खासकर शिवसेना के। 10 जून को राज्यसभा चुनाव से पहले 6 जून को ही शिवसेना के विधायक होटल में भेज दिए गए थे। 16 जून से 20 जून तक विधान परिषद चुनाव के चलते सभी विधायक होटल में रहे। 20 जून की रात से 21 जून की रात तक शिवसेना के बागी विधायक सूरत के होटल में रहे। 22 जून की सुबह से अब तक गुवाहाटी के होटल में बागी विधायक हैं, जिनकी संख्या बढ़ती गई। यानी अब तक देखा जाए तो बागी और समर्थक विधायक करीब मुंबई से सूरत और सूरत से गुवाहाटी के बीच अलग अलग होटल में 15 दिन रह चुके हैं। अब विधायकों के होटल से वापस जनता के काम में लौटने यानी गुवाहाटी से वापस चौपाटी लौटने की तारीख बीजेपी के खेमे में होने वाली हलचल पर निर्भर करती है। उद्धव ठाकरे और बागी शिंदे गुट में गुवाहाटी और चौपाटी वाली सियासत के बीच रणनीतियों का एक बड़ा केंद्र पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का घर है।
बीजेपी के खेमे में बगावत की रात से अब तक कैसे कैसे बयान आए, इन 3 बयानों को सुनिएगा। देश में मोदी जी की लहर है, महाराष्ट्र मोदी जी के साथ है और महाराष्ट्र में जब तक मोदी जी के साथ चलने वाली लोकाभिमुख सरकार हम नहीं लाते तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। स्ट्रैटेजी करने वाले कर रहे हैं भाई, हम क्या स्ट्रैटेजी करेंगे, हम तो अपना ऐसे कुछ खास प्लानिंग हमारे वरिष्ठ नेता जो वरिष्ठ कर रहे हैं, सब वरिष्ठ सब लोग हैं वो कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। इस राजनीतिक अस्थिरता में हमने आने वाले दिनों में क्या भूमिका लेनी चाहिए, इस विषय पर हमने आज चर्चा की है और चर्चा के बाद ये तय किया है कि अभी भी हमने वेट एंड वॉच करते हुए आने वाले दिनों में जैसी परिस्थिति निर्माण होगी फिर से कोर टीम बैठेगी और उचित निर्णय, जनहित का निर्णय, महाराष्ट्र के हित का निर्णय, लोकहित का निर्णय, महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने का निर्णय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी साथ में आगे जाए। 20 जून को महाराष्ट्र में शिवसेना के भीतर बगावत की रात से अब तक बीजेपी महाराष्ट्र में खुलकर वेट एंड वॉच, सही वक्त पर सही फैसले की बात करने लगी। सही वक्त पर सही फैसला क्या हो सकता है? सूत्रों के मुताबिक दावा है कि जल्द शिंदे गुट के विधायक खुद को विधानसभा में असली शिवसेना होने के बारे में राज्यपाल को लिख सकते हैं। लेकिन सूत्र ये भी कहते हैं कि महाविकास आघाड़ी से समर्थन वापसी की चिट्ठी राज्यपाल को भेजने पर शिंदे गुट में असमंजस बना हुआ है। ऐसी परिस्थिति में आगे क्या हो सकता है? क्या बीजेपी खुद सदन में उद्धव सरकार को बहुमत साबित करने की मांग रख सकती है? क्या राज्यपाल खुद ही संज्ञान लेकर मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए सदन में बहुमत साबित करने को उद्धव सरकार को कह सकते हैं? यानी गुवाहाटी से चौपाटी तक आने की चुनौती में 12 जुलाई से पहले भी एक्शन दिख सकता है। देखो, ये तो बहुत हिम्मत वाले लोग हैं। शिवसेना में बगावत कर दी वो लोगों ने और भाग गए, तो डर किस बात की है? अगर आपको समर्थन है, आपके साथ लोग हैं, तो डरने की और भागने की जरूरत। सुप्रीम कोर्ट से अब 12 जुलाई तक बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कराने वाली शिवसेना की कोशिश पर रोक फिलहाल लगी हुई। तब क्या इसी बीच सदन में विश्वास मत साबित करने की तारीख आ सकती है? अभी तो ये मांग श्री एकनाथ शिंदे जी के गठ की ओर से की गई है, हमने उस पे भी ध्यान दिया है और आने वाले दिनों में जैसा मैंने कहा, जैसे जैसे गठों की ओर से प्रस्ताव आएंगे उस प्रस्ताव के बाद फिर कोर टीम बैठकर उचित निर्णय करेगी। अभी जो परिस्थिति है उसके बारे में आकलन किया गया है और भारतीय जनता पार्टी वेट एंड वॉच के भूमिका में आज भी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में इस विषय का चिंतन किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसके आधार पे आने वाले दिनों में जो और प्रस्ताव आगे आएंगे उस प्रस्ताव के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने कोर टीम के माध्यम से उचित निर्णय करेगी। इन बयानों को सुनने के बाद सवाल है, क्या बीजेपी आगे शिवसेना के बागी विधायकों के समर्थन से सरकार बनाने की तैयारी में है, जो इंतजार कर रही है कि सदन में बहुमत साबित करने की नौबत कब आती है? सबूत ये कि बीजेपी के बयान में शिंदे गुट को ही असली शिवसेना सदन के भीतर मानने का इशारा है। संविधान में पार्टी में जिस और बहुमत होता है मूल पार्टी के वो नेता होते हैं। यहाँ पे जब हम देखते हैं 2/3 2/3 मेजॉरिटी विधायक अगर एकनाथ शिंदे जी के पास है, हम उन्हें बागी कैसा कहेंगे? आज भी उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि शिवसेना के मूल जो विचार हिंदुत्व का है, हम आज भी इस हिंदुत्व के विचार के साथ है। वो कह रहे हैं कि जो भगवा हमने हाथ में लिया है वो भय रहित, गर्व रहित, वासना रहित, यह हमारी मूल कल्पना है। वो अगर वो वासना रहित कह रहे हैं, इसका मतलब भगवा उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा है, वो खुर्ची की वासना नहीं करते, ये उसका अर्थ होता है। तो हमने उसे बागी या बंडखोर कहना ये मैं उचित नहीं समझता। कानूनी लड़ाई है, दांव पेच होते रहते हैं, दोनों तरफ से होंगे, लेकिन पब्लिक राय, पब्लिक सेंटिमेंट महाराष्ट्र की बहुत अलग है। आप कोर्ट में जाएंगे, आप कानूनी दांव पेच करेंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र की जनता
उनको माफ नहीं करेगी। तो ठीक है, कोर्ट से जो निर्णय लेना है। अभी 11 तारीख तक तो लंबा खींच गया मामला, तो 11 तारीख तक तो कोई विश्वास मत का रेजोल्यूशन नहीं आ सकता हाउस में, तो तब तक ये लोग गुवाहाटी में रहेंगे। मुझे मालूम नहीं कहाँ रहेंगे। और सुरक्षा तो पूरी है उनको सरकार की, अभी केंद्र ने भी दी है। कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा नहीं है, लेकिन उनको सुरक्षा है। शिंदे गुट तो पहले से ही बीजेपी के साथ गठबंधन की मांग उद्धव ठाकरे के सामने रखता आ रहा है। अभी बागी विधायक दीपक केसरकर की नई चिट्ठी में भी यही बात कही गई है, जो लिखते हैं कि हमारी लड़ाई शिवसेना के भीतर शिवसेना प्रमुख के विचारों के लिए, शिवसेना के अस्तित्व के लिए, मराठी और हिंदुत्व की पहचान के लिए है। ये विद्रोह नहीं है, ये शिवसेना के स्वाभिमान की लड़ाई है और इससे जीते बिना पीछे नहीं हटना। हम शिवसेना के साथ हैं। शिवसेना और हमारी पार्टी के नेता उद्धव साहब को हमारे अनुरोध पर विचार करना चाहिए और मौजूदा गठबंधन के बजाय भाजपा के साथ गठबंधन करना चाहिए। महागठबंधन के रूप में महाराष्ट्र के लोगों की तरफ से चुने गए गठबंधन को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। शिवसेना के जो बागी विधायक हैं वो जब से आए हैं इसी होटल में रुके हुए हैं। ये होटल नहीं, एक छावनी जैसा प्रतीत होता है। लेकिन सवाल सबके जहन में वही रहता है कि आगे क्या होगा, क्योंकि मुंबई से धमकियां दी जाती हैं। भले ही मुंबई आने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो जो निमंत्रण होता है वो धमकी भरे लहजे में होता है। और सुरक्षा का जो ये सवाल है वो आज सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से निर्देश दिए राज्य को कि इन सभी विधायकों की सुरक्षा का बंदोबस्त किया जाए। आप महाराष्ट्र से बाहर है भाई, आप महाराष्ट्र में आकर ये बात कर लीजिए। किसी की सुरक्षा नहीं निकाली है, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है। लोगों का गुस्सा जरूर है, अब तक गुस्सा जो है उसका विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है। अभी मेरे पास सांगली के लोग आए, हमारे पूछना चाहते हैं हम लोग क्या करें। अगर ये लोग भड़क गए तो आग लग जाएगी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन सबको बोला है संयम रखो। मुझे विश्वास है जब ये विधायक मुंबई में आ जाएंगे तो हमारे पाले में आ जाएंगे। अपने बाप के नाम पर पार्टी बनाओ और अपने बाप के नाम पर वोट मांगो। हमारा जो पार्टी का बाप है उसका क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हो? आपको तो 100 बाप है उधर, कोई दिल्ली में है, कोई नागपुर में है, कोई मुंबई में है। हमारा बाप सिर्फ बाला साहब ठाकरे है एक, और हम उनके प्रति हमारी निष्ठा और लॉयल्टी है। हम नहीं छोड़ेंगे। आप 10 बार बाप बदल रहे हो, कभी बड़ौदा में जाते हो, कभी सूरत में जाते हो, कभी गुवाहाटी में जाते हो, कभी दिल्ली में जाते हो। ये बाप बदलने की जो प्रोसेस है वो हमारे पार्टी में नहीं चलती। जो लोग बाप बदलते हैं उस बारे में उसने जो एक वक्तव्य किया है वो बहुत ही मार्गदर्शक है। वहाँ जो बैठे हैं गुवाहाटी में, उन सभी के लिए गुलाब पाटिल का जो मैंने एक स्पीच ट्वीट किया है वो बहुत ही मार्गदर्शक है। कैसे कैसे लोग अपना बाप बदल लेते हैं, बेईमान होते हैं, पार्टी में खाते हैं, पीते हैं, बड़े होते हैं और अपना बाप बदल लेते हैं। हम बाप बदलने वाले में से नहीं हैं। गुवाहाटी से विधायकों को चौपाटी बुलाने वाली चुनौती में 4 दिन के भीतर शिवसेना ने अपनी ताकत बागी विधायकों को दिखानी शुरू की। ये सोमवार की अकोला की तस्वीर, जहां गुवाहाटी से वापस चौपाटी यानी मुंबई लौटे विधायक नितिन देशमुख के समर्थकों ने उद्धव ठाकरे के समर्थन में अपना प्रदर्शन दिखाया। तो अब वो किरदार कौन है? वो किरदार कौन है जिसके कारण ये पूरा सियासी संकट इस समय चल रहा है और गुवाहाटी तक आने को मजबूर हो गए हैं ये बागी विधायक? क्या कहा जाता है? कहा जाता है संजय राउत इस सबके पीछे। उनके नाम बहुत आते हैं। आपने हॉलीवुड की मशहूर फिल्म देखी होगी स्पाइडरमैन, उसमें एक डायलॉग है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जितनी ज्यादा शक्ति आपकी होती है उतनी ज्यादा जिम्मेदारी उसके साथ आती है। लेकिन जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि संजय राउत को अपनी मर्यादा नहीं मालूम है। वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें अगर सबसे शक्तिशाली प्रवक्ता किसी एक पार्टी का है तो वो शिवसेना का ही है, वो संजय राउत ही है। संजय राउत ही हैं जो उद्धव ठाकरे की बात को डंके की चोट पर दुनिया के सामने रखते हैं। लेकिन जिस तरह की शिकायतें उनके बारे में ये बागी विधायक करते हैं या फिर जिस तरह की बातें सियासी गलियारों में होती हैं कि क्या एनसीपी के इशारे पर ये सब कुछ करने वाले आओ तो बताएंगे। आइए यहाँ, ये चैनल नेशनल चैनल पे कह रहे हैं घर आओ तो बताएं। महाराष्ट्र घर है ना उनका।
50 गए तो सोच उनकर लाएंगे, उसमें क्या बात है। से दबदबा वाले लोगों को हम कपड़े उतार कर रास्ते में खड़े करते हैं, छोड़ दो। शिवसेना के बागी हो या फिर विरोधी, यहाँ तक कि कई स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषक भी ये मानते हैं कि आज शिवसेना की जो हालत है उसमें संजय राउत की बहुत बड़ी भूमिका है। अब उस लोगों का गुस्सा है, महाराष्ट्र में ये नहीं चलता है, ये गुस्सा है, गुस्सा रहेगा और गुस्सा रहना भी चाहिए। ये आग है शिवसेना, हम इस आग को कभी बुझने नहीं देते। ये बाला साहब ठाकरे जी ने हमको कहा है, ये राख नहीं होनी चाहिए शिवसेना, ये आग ही रहनी चाहिए और उसमें आप हमेशा आग जलने के लिए जो भी डालना है उसमें वो डालते रहिए। संविधा पार्टी का हाईजैक करने का कोशिश करेंगे तो तलवार को तलवार भिड़ेंगी, बंदूक को बंदूक भिड़ेगी। संजय राउत भले ही देश के उच्च सदन राज्यसभा के सम्मानित सदस्य हों, लेकिन उनकी भाषा उनके पद से मेल नहीं खाती। बड़बोलापन संजय राउत का स्वभाव है, एक ऐसी गहरी और बुरी आदत है जिसने कई लोगों के मुताबिक शिवसेना का ये हाल कर दिया है। सामना में लेख लिखते लिखते संजय राउत साल 2019 विधानसभा चुनाव के बाद महाविकास अघाड़ी सरकार की जो पटकथा लिखी, उसका अंत शिवसेना के बिखराव के साथ हो रहा है। साहब ठाकरे शिवसेना की आप छोड़ गए हैं ना, तो अपने बाप का नाम दे दो। सभी ने जो जितने हैं अपने बाप के नाम पर पार्टी बनाओ और अपने बाप के नाम पर वोट मांगो। हमारा जो पार्टी का बाप है उसका क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हो? आप आइए चौपाटी में, गवाती में क्या है, चौपाटी में आइए ना, विधान भवन के सामने ही चौपाटी है, आइए चौपाटी में, यहाँ भी मजा करेंगे। मुंबई में तो आना पड़ेगा ना, वहां बैठकर क्या हमको सलाह और मार्गदर्शन कर दो। शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक, हमारे एक इशारा का इंतजार है बस। संजय राउत लंबे समय से लिखने पढ़ने के पेशे में, इसीलिए उनके पास शब्दों की कमी नहीं है। फिर भी वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें कम से कम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की आवाज तो नहीं माना जा सकता, जिसका वो अक्सर दावा करते हैं। आप महाराष्ट्र से बाहर है भाई, आप महाराष्ट्र में आकर बात कर लीजिए। किसी की सुरक्षा नहीं निकाली, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है। लोगों का गुस्सा जरूर है, अब तक गुस्सा जो है उसका विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है। अभी मेरे पास सांगली के लोग आए हमारे, पूछना चाहते हैं हम लोग क्या करें, अगर ये लोग भड़क गए तो आग लग जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन सबको बोला है संयम रखो। ऐसा नहीं है कि संजय राउत के सुर शिवसेना में बगावत के बाद बिगड़े हो, उनके अनियंत्रित बयानों की एक ऐसी लंबी फेहरिस्त है। इसीलिए कई जानकार मानते हैं कि संजय राउत के बड़बोलेपन ने शिवसेना का जितना नुकसान करवाया है, उतना शायद बीजेपी से रिश्ता तोड़कर अपनी विचारधारा के धुर विरोधियों संग सरकार बनाने के कारण भी नहीं हुआ। अब राउत का बयान ही देख लीजिए, जिसमें वो सीधे सीधे बागियों को धमकी दे रहे हैं। आइए चौपाटी में, गवाती में क्या है, चौपाटी में आइए ना, विधान भवन के सामने ही चौपाटी है, आइए चौपाटी में, यहाँ भी मजा करेंगे। तो मैंने कहा है कि आपने निमंत्रण दिया है हमारे लोगों को, सबको, कि आप गुवाहाटी में आइए। मैं तो बहुत बार गया हूँ, उस होटल में रह चुका हूँ, बहुत अच्छा होटल है। किसी एमएलए ने कहा है कि क्या झाड़ी है, क्या 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 बोलता है, क्या होटल है, क्या पानी है, क्या पहाड़ है, फिर महाराष्ट्र में क्या स्मशान है क्या? सर आपने महाराष्ट्र में स्मशान है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के बागियों ने जिस तरह से रातों रात पहले सूरत और फिर गुवाहाटी में जाकर डेरा जमाया, उसने उद्धव ठाकरे के कामकाज पर उंगलियां उठा दी। शुरुआत में शिवसेना सत्ते में थी, लेकिन शरद पवार से मुलाकात के बाद संजय राउत के सुर बदल गए और शिवसेना पर शरद पवार के असर का एक बार फिर खुलासा हो गया। प्रधानमंत्री मोदी जी सुन लीजिए, अमित शाह जी सुन लीजिए, आपका एक मंत्री महाराष्ट्र में शरद पवार साहब को धमकी दे रहा है। ये धमकी ऐसी है कि आपको घर नहीं जाने देगी। क्या इस प्रकार के धमकियों को आपका समर्थन है, ये महाराष्ट्र जानना चाहते हैं। शरद पवार से संजय राउत की करीबी किसी से छिपी नहीं है। माना जाता है कि उद्धव ठाकरे को बीजेपी से अलग करवाने और कांग्रेस और एनसीपी के खेमे में शामिल करवाने में संजय राउत का बहुत बड़ा महत्व है। आरोप लगाने वाले तो ये भी कहते हैं कि शिवसेना में रहते हुए संजय राउत शरद पवार के हित ही साधते रहे।
और उन्होंने शिवसेना को इस हाल में पहुंचा दिया कि उद्धव ठाकरे के बेटे को छोड़कर एक भी मंत्री शिवसेना के साथ नहीं है और सड़कों पर संजय राउत के पुतले जलाए जा रहे हैं। संजय राउत अपने बयानों से लगातार शिवसेना में बगावत के विवाद को भड़का रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि जब गुवाहाटी से 40 बागी विधायकों के शव मुंबई आएंगे तब हम सीधे पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा घर भेजेंगे। शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक, हमारे एक इशारा का इंतजार है बस। लेकिन हमने अभी भी संयम रखा है। तो ये कोई शक्ति प्रदर्शन करता है, कोई और क्या करता है, कोई उसका अपन ध्यान देने की जरूरत नहीं। बस थोड़े पागल लोग, किस नशा में है मुझे मालूम नहीं, उसको खाने में अफू चरस गांजा दे रहे क्या मुझे मालूम नहीं। हाँ, संजय राउत बागियों को मुंबई वापस आने और शिवसैनिकों का डर दिखाने में ही नहीं लगे हैं। वो ट्वीट के जरिए गुवाहाटी में बैठे बागियों पर हमला बोल रहे हैं। बागी मंत्री गुलाब राव पाटिल के पुराने वीडियो को उन्होंने ट्वीट भी किया। हमारा जो पार्टी का बाप है उसका क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हो? आपको तो 100 बाप है उधर, कोई दिल्ली में है, कोई नागपुर में है, कोई मुंबई में है। हमारा बाप सिर्फ बाला साहब ठाकरे है। उनका जमीर मर गया है, जनता आत्मा मिला है, सिर्फ अभी उनका बॉडी बचा है, जिंदा है, जिंदा लाशें। ये तो शब्द हमारे हिंदी मराठी सब भाषा में है। तो यहाँ तो उनकी सिर्फ बॉडी आ जाएगी, आत्मा कहाँ है? एक कार्टून मैगजीन मार्मिक के जरिए संजय राउत बाल ठाकरे और उनके छोटे भाई श्रीकांत के संपर्क में आए। कहा जाता है कि बाल ठाकरे को संजय राउत का लेखन अपने करीब लगता था, लेकिन क्राइम रिपोर्टर से करियर शुरू करने वाले संजय राउत को बाल ठाकरे की पार्टी में फूट और लड़ाई की वजह बताया जा रहा है। इसे लेकर महाराष्ट्र के पिछले विधानसभा चुनाव को दलील के तौर पर पेश किया जा रहा है, जिसमें बीजेपी और शिवसेना गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला था। लेकिन शिवसेना ने अपना मुख्यमंत्री बनाए जाने की जिद पर डटकर बीजेपी से नाता तोड़ लिया। कहा जाता है कि संजय राउत ने पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे को भरोसा दिलाया था कि अगर बीजेपी उनकी शर्त नहीं मानती तो वो कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से उनके मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब पूरा करवाएंगे। लेकिन राउत ने अपने नेता को मुख्यमंत्री तो बनवा दिया, मगर पवार की उंगलियों पर नाचती सरकार ने शिवसेना में विद्रोह के बीच बो दिए और अब पार्टी को उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। मौसमी सिंह, मुंबई, आज तक। कहीं भी आग लगती है, संजय राउत उसमें घी डालने का काम कर देते हैं अपने बयानों के साथ। सुशांत सिंह राजपूत का मामला आपको याद होगा, जहां पर संजय राउत ने उन्हें मानसिक रोगी तक उनकी मृत्यु के बाद बता दिया था और सुशांत के फैंस आज भी इस बात को भूल नहीं पाए हैं। इसी तरीके से कंगना रनौत का जब मामला हुआ था और बीएमसी के बुलडोजर ने उनके घर को तोड़ा था, उस समय भी उखाड़ दिया करके इन्होंने सामना में हेडलाइन दे दी थी। तो हर बार कुछ नए और दुश्मन खड़े करने का काम कर देते हैं संजय राउत शिवसेना के लिए। लेकिन इसके साथ ही जिस तरह से उनकी करीबी की बात की जाती है शरद पवार से, और ये कहा जाता है कि जो बागी विधायक हैं वो संजय राउत की इस करीबी की वजह से ही चौपाटी से भागकर यहाँ गुवाहाटी आ गए, तो इस आरोप को भी समझना और जानना जरूरी हो जाता है। ये तो बात ऐसे है, ऐसा करते थे, ये करते हैं। राज ठाकरे ने जब शिवसेना छोड़ी थी तो कहा जाता है कि उनका इस्तीफा संजय राउत ने ही लिखा था। बाल ठाकरे ने इस्तीफा पढ़ते ही ये पहचान लिया था कि ये शब्द संजय राउत के हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि राज ठाकरे के पक्के दोस्त संजय राउत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में नहीं गए। इसके बाद संजय राउत शिवसेना की आवाज बन गए। साल 2004 से वो शिवसेना के राज्यसभा सांसद हैं, जो मोदी सरकार के आने के बाद से बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। मोदी सरकार से उलझना संजय राउत का पसंदीदा काम बन चुका है। सामना में अक्सर सरकार की नीतियों का विरोध होता है, वहीं राज्यसभा में संजय राउत मोदी सरकार को घेरते हैं। ऐसे ही एक मामले में देश ने संजय राउत बना अमित शाह की जुबानी जंग देखी। गृह मंत्री जी ने कहा है कि गवर्नमेंट विल डू एवरीथिंग टू इंश्योर दैट देयर इज नो मिसयूज ऑफ द लॉ। इस कानून का मिसयूज नहीं होगा, ये आपने आश्वस्त किया है। संजय जी धन्यवाद प्लीज। लेकिन क्या आपने आश्वस्त किया है, लेकिन क्या हमारे आंख में आंख डालकर आप बोल सकते कि कानून का मिसयूज नहीं होगा, नहीं हो रहा है? धन्यवाद। मान्यवर, एक सदस्य ने कहा कि आंख में से आंख डालकर जवाब दे सकते हो। मैं तो जरूर दे सकता हूं अगर कोई आंख में से आंख डालकर पूछने की हिम्मत रखता है, जरूर दे सकता हूं, और किसी भी फोरम में रहे, क्योंकि मेरे मन में चोर नहीं है साहब।
हम वही करते हैं जो हमारी आत्मा कहती है, और हम वही करते हैं जिसको आत्मा कानून के हिसाब से मानता है। मान्यवर, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कोई आंख में से आंख डालकर सवाल पूछे, मैं आंख में आंख डालकर जवाब भी जरूर दे दूंगा। इस सियासी संग्राम के बीच संजय राउत पर पात्रा चौल लैंड स्कैम करीब 1034 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगे। ईडी ने उन्हें नोटिस भेजा तो उनका बचाव करने के लिए खुद शरद पवार कूद पड़े। एनसीपी के चीफ ने पीएम मोदी के सामने संजय राउत को ईडी की नोटिस का मामला उठाया। इसी साल अप्रैल महीने में संसद भवन में पीएम मोदी के साथ शरद पवार ने 25 मिनट बातचीत की, जिसके बारे में पवार ने क्या कुछ कहा उसे लेकर पीएम ने कार्यक्रम में बताया। मुझे एक दिन एक बहुत बड़े नेता मिले थे, वरिष्ठ नेता हैं, वैसे हमारे लगातार विरोध भी करते हैं, राजनीतिक विरोध भी करते रहे, लेकिन मैं उनका आदर भी करता रहता हूं। तो कुछ बातों के कारण उनको थोड़ा सा राजी नाराजी थी, तो एक दिन मिलने आए तो कहा, मोदी जी अब क्या करना है, 2-2 बार देश ने आपको प्रधानमंत्री बना दिया, अब क्या करना है। उनको लगता था कि 2 बार प्रधानमंत्री बन गया मतलब बहुत कुछ हो गया। उनको पता नहीं है मोदी किसी अलग मिट्टी का है, ये गुजरात की धरती ने उसको तैयार किया। शरद पवार ने भी पीएम मोदी से मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और संजय राउत के पक्ष में दलीलें पेश की। संजय राउत के खिलाफ एक्शन लेने की आवश्यकता क्या थी, क्या प्रोवोकेशन क्या था? Just because he is looking for settled, because sometimes he is right, sometimes he criticizes. इसके बाद शरद पवार ने महाराष्ट्र के नेताओं को अपने घर डिनर पर बुलाया, जिसमें संजय राउत एनसीपी चीफ के बगल में देखे। ये देखिए, शरद पवार के एक तरफ संजय राउत बैठे हैं तो दूसरी तरफ नितिन गडकरी है। पवार से संजय राउत की इसी करीबी ने उनका हौसला इतना बढ़ाया कि वो खुलेआम मोदी सरकार पर हमला करने लगे, जिसमें भाषा की आक्रामकता सुर्खियों में रही। संजय राउत के बयानवीर बनने से शिवसेना के अंदर कितनी ज्यादा नाराजगी थी, उसका अंदाजा बागी विधायक दीपक केसरकर की चिट्ठी से लगता है, जिसमें वो लिखते हैं, लड़ाई सत्ता के लिए नहीं है, हम सत्ता में है, लेकिन अगर संजय राउत की सलाह पर पूरी पार्टी शरद पवार की शादी के बंधन में बंधना चाहती है तो शिवसेना का क्या होगा। कश्मीर के मामले में आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे ने कड़ा रुख अपनाया था, फिर भी कश्मीरी पंडितों को महाराष्ट्र में आमंत्रित नहीं किया गया। हमारे नेता धारा 370 के हटाए जाने के समय खुलकर बात नहीं कर सके। पार्टी की इतनी बुरी परिस्थिति हो गई, क्या हम सोनिया गांधी और शरद पवार को खुश करने के लिए अपना आत्मसम्मान खोना चाहते हैं? सारे अहम मंत्रालय कांग्रेस एनसीपी को दे दिए गए। दुर्भाग्य से जिन्हें जनता ने कभी नहीं चुना, वो संजय राउत पार्टी को खत्म करने जा रहे हैं। संजय राउत शरद पवार के गले में ताबीज है। शरद पवार और बाल ठाकरे में दोस्ती थी, लेकिन बाल ठाकरे ने कभी भी पवार को सियासी साथी नहीं बनाया। लेकिन जब 2019 में उद्धव ठाकरे ने पवार के पैर छूकर मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली, तो उसने शिवसेना के एक बड़े वर्ग को नाराज कर दिया, जिसने पार्टी में इतनी बड़ी बगावत की नींव रख दी। आज तक ब्यूरो। तो एक बात साफ साफ समझ में आ रही है, वो ये कि 11 जुलाई तक न महाराष्ट्र में कोई नई सरकार बनेगी, न सरकार जो मौजूदा है वो गिरेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो निर्देश आया उसमें इतना तय हो गया कि 11 जुलाई तक अलग अलग राजनीतिक दांवपेच आप दोनों पक्ष से जरूर देख सकेंगे। और इन सारी चीजों के बारे में हर जानकारी सबसे तेज आपको आज तक पर ही मिलेगी। अभी के लिए दस्तक में इतना ही।